अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद के मिजाज गिरामी बखैर होगा। पेश है कहानी कनीज़ की 40वीं और आखिरी किस्त। दूसरी सुबह इतवार की थी। नाश्ते के बाद कनीज़ ने अपने शौहर तशकरान इब्राहिमी को बाद तकाज़ा तैयार किया और आलिया के पास भेज दिया। उस वक्त आलिया गुस्ल करके गुस्ल खाने से बाहर निकली थी और भीगा बदन चादर से ढांके अपने कमरे की जानिब बढ़ रही थी। उसी असना बाहर से कार के हॉर्न की आवाज़ आई तो बेख्तियार उसके होंठ मुतबस्सुम हो उठे और एक पल के लिए ठिठक कर रुकती हुई सहन के कार्नर में वाक़े किचन की जानिब देखा। सभी खातिन और लड़कियां भी मुस्कुराकर उसी की जानिब देख रही थी। वो तकरीबन दौड़कर अपने कमरे में चली गई। उसी लम्हा तशकरान मिठाइयों के कई पैकेट उठाए इमारत में दाखिल हुआ। सबों से सलाम और दुआ का सिलसिला थमा तो वो किसी से कुछ पूछे बगैर तेज़ी से आलिया के कमरे में चला गया। भीगे बदन में आलिया ने जल्दी में जो कपड़े पहने थे जा बजा उसके जिस्म से चिपक गए थे और वो कदे आदम आईने के सामने खड़ी भीगे बालों में कंघी कर रही थी। तशकरान उसके करीब जाते ही पीछे से उसे बाहों में ले लिया तो शर्मीली मुस्कान के साथ आलिया ने सर घुमाकर तशकरान की जानिब जो ही देखा वो शोख अंदाज में अपने होंठ आलिया के रसीले होंठों पर रख दिया। आलिया झेपती हुई सरगोशी की, आज ये क्या हो गया है हमारे छोटे सरकार को? रात भर कोई उल्टे सीधे सपने तो नहीं देखते रहे? दरअसल बात भी वही है जो तुमने कहा आलिया। मैंने वाकई ख्वाब में देखा है कि तुम दुल्हन बनी लंबी घूंघट गिराए बैठी हो और मैं उसे सरकाने की कोशिश कर रहा हूँ। रुकैया खिड़की पर आकर खड़ी हो चुकी थी और छोटे सरकार की बातें सुनकर अपनी माँ, दादी और चचियों की जानिब हैरान कुन मुस्कुराहटों के साथ देखा और फिर फौरन ही कमरे में झांकने लगी। आलिया अपना चेहरा तशकरान के सीने में छुपाकर कह रही थी, काश ये मुमकिन हो पाता, काश ये मुमकिन हो पाता शहजादे। क्यों मुमकिन नहीं हो सकता आलिया? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि तशकरान इब्राहिमी की कोई भी आरज़ुएं नामुकम्मल रह गई हों। ये बात अलग है कि वक्ती तौर पर तुम और तुम्हारे घर वालों को मेरी ये चाहत गवारा ना। आलिया ने फ़ौरन अपनी हथेली से उसके होंठों को दबा दी और पुरदर्द लहजे में बोली, आप मुझे झेलने की तकलीफ़ पर आमादा न हो शहजादे। आपकी आलिया आपके काबिल नहीं है। ये तो माजूर और अपाहिज है। हरगिज़ नहीं आलिया, ये सिर्फ तुम्हारा एहसास कमतरी है। आखिर तुम्हारे घर वाले भी तो तुम्हें झेलते रहे हैं ना, फिर मैं तुम्हें क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकता? ये रिश्ता किसी पराए घर की तो नहीं है ना। कनीज़ फातिमा अपने जहेज़ में बतौर खिदमतगार कशिशबानों को लेकर आई है। तुम कुछ दिनों के लिए रुकैया परवीन को ले लेना। दरीचा पर सवार रुकैया फ़ौरन बोली, जी मैं हर सूरत में तैयार हूँ छोटे सरकार। फर्त जज्बात से उसकी सांसें फूलने लगी थीं। तशकरान ने पलट कर देखा। सभी खातिन व लड़कियाँ डोर व विंडो से उन्हें देख रही थीं। तशकरान के अल्फाज ने उसके जिस अज़्म को जाहिर किया था वो हैरत व मसरत का तूफ़ानी डोला साबित हुआ था, जिसमें सवार होकर सभी खातिन व लड़के लड़कियां खलाओं में उड़ने लगे थे। रुकैया ने मुस्तलिब निगाहों से दूसरे सहन में खड़े अपने छोटे बड़े भाइयों की जानिब देखा और बुलंद लहजे में बोली, भाइयों आप लोग उधर खड़े किस उधेड़ बुन में मुब्तला हैं? जाकर देखिए ना दादा जान कहाँ हैं? अब्बू जान, बड़े अब्बू जान व छोटे अब्बू जान को टेलीग्राम करके आप ही की शादी की इत्तला भी तो देनी होगी ना। सभी छोटे बड़े लड़के मुस्कुराते हुए बाहर की जानिब तेज़ी से बढ़ गए थे। चंद लम्हों बाद ही अख्तर हुसैन अपने पोतों के साथ इस कदर तेज़ रफ्तारी से घर की जानिब आते देखे गए
जितनी तेजी से कदम उठाते हुए उन्हें कभी किसी ने नहीं देखा था। बहरहाल इब्राहिम सरकार ने शादी के लिए सिर्फ 10 दिनों की तारीख मुकर्रर की। शादी की उस तकरीब में शहर और गांव के हर खास व आम को मदऊ किया गया, जिससे इब्राहिम सरकार व उनके बेटे पोते वाकिफ थे। कोर्ट कचहरी के बेशुमार वकला, पेशकार, मुंशी और हाकिमान वक्त भी शामिल थे। लिहाजा अनवाओ अक़साम के खुसूसी डिश तैयार किए गए। मज़े की बात तो ये हुई कि बारातियों में कुछ खातिन जैसे कनीज़, कशिश, बेगम इब्राहिम, बेगम इस्माइल और तशकरान की सभी ममानियाँ और बहनें भी शामिल थीं, जिनके बैठने, खाने और दीगर ज़रूरियात के लिए अंदर इंतज़ाम किया गया था। उस ज़माने की वो पहली शादी थी जब बाद ऐशा बारात आई, निकाह हुआ, लोगों ने खाना तनाविल किया और 3 घंटे के अंदर 11:30 बजे शब में बाराती दुल्हन को लेकर रुखसत हो गए थे। बहरहाल जब तक बाराती खातून अख्तर हुसैन के बंगले में मौजूद रहीं, कनीज़ फातिमा मरकज़ तवज्जो बनी रही। सबों की रश्क आमेज़ निगाहें एक लख्त उसके ही सरापा पर टिकी रही थीं। जलालपुर की हवेली पर अंदरूनी देखभाल और दीगर सारे इंतज़ामात की जिम्मेदारी जमीला बेगम, इरफाना बेगम, कुरैशा व नूरैसा पर थी। चुनांचे शादी को 10 दिन बीत गए। सारे मेहमानान मर्द व खातिन रुखसत हो चुके थे। तब कनीज़ ने फरमान जारी किया कि रुकैया वगैरह की गैर मौजूदगी के सबब मुमकिन है वहाँ दादी जान वगैरह को परेशानी हो रही होगी। लिहाजा अब ये तीनों बहनें ही नहीं बल्कि छोटे सरकार को भी चाहिए कि आलिया आपी को साथ लेकर नौरोज़ के लिए अपनी ससुराल जाएं। उसका ये फरमान वाकई तमाम लोगों के लिए काबिल गौर था और सबों को ये बातें पसंद आई। लिहाजा तशकरान की जानिब से तीनों सालियों और साले मियाँ शादरान को कई जोड़े कीमती कपड़ों के साथ बतौर तोहफा ढेरों अनवाओ इक़साम के पकवान के साथ सबों को रुखसत किया गया। पता नहीं कैसे बहुत जल्द तशकरान की दूसरी शादी की वजह जंगल की आग की तरह हरसू फैल गई। जिसने भी सुना कनीज़ की फराख दिली पर अशश कर उठे। कनीज़ का कद सबों में बेहद ऊंचा नजर आया, खासकर दादा अख्तर हुसैन और उनके ख़ानदान के तमाम छोटे बड़े अफराद की निगाहों में। वैसे कुछ लोग आलिया के लिए तशकरान इब्राहिमी की मोहब्बत व हमदर्दी पर कनीज़ फातिमा के बतन से औलाद न होने वाली बातों को ज़्यादा तरजीह दे रहे थे, मगर दलील पेश करने वालों की भी कमी नहीं थी, जो कहते कि अगर सिर्फ औलाद की पैदाइश ही मकसद होता तो तशकरान इब्राहिमी के लिए बड़े ऊंचे और सरमायादारों की कतारें लग सकती थी, जो अपनी बेटियों को इस्माइल सरकार की बहू बनाने की तगोदू में लग जाते। बहरसूरत आलिया परवीन खुद कनीज़ फातिमा की दिल से मरहून मिन्नत थी, जिसने उसकी माजूर ज़िंदगी पर तरस खाकर 4 चांद लगा दिया था। उसके सिसकते हुए प्यार व अरमानों को पूरा करने के लिए ज़बरदस्त मौक़े अता किए थे। वाकई ऐसी औरत या लड़की हज़ारों में नहीं लाखों में एक ही हो सकती है, जिसके सब्र, तहम्मुल व फराख दिली व हिम्मत को दांत दिए बगैर नहीं रहा जा सकता है। बहरहाल चौथे ही दिन तशकरान आलिया को लेकर घर वापस आ गया। दोनों मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुए। तब तक घर की तमाम खातिन मेन गेट के करीब सहन में आ चुकी थी। सभी हैरत से मुस्कुरा रही थी, क्योंकि हमारे शुमाली बिहार में नौरोज़ का मानी नया दिन नहीं समझा जाता है, बल्कि ससुराल में दूल्हा के मुकम्मल 9 दिन गुजारने को ही नौरोज़ समझते हैं लोग। बड़ी अजीब बात है। खैर जो भी हो,
शायद कनीज ने भी इसीलिए मुस्कुरा कर कहा, बाप रे बाप। ऐसा लगा जैसे जज साहब के पीछे कोई लाठी लेकर पड़ा है। 3 दिनों में ही भागे चले आए। तस्करान जो मुस्कुराकर कनीज का चेहरा देखे जा रहा था, धीरे से हंसकर उसके गुलाबी गाल छूते हुए बोला, अरे नानी जी, गलत मैं नहीं, आपकी आलिया आप ही हैं। अपने मैके गई, उसके दूसरे ही दिन से बार बार मेरा दिमाग चाटने लगी। मेरी प्यारी बहनें कनीज बीबी और कशिश बाजी के बगैर यहाँ सब कुछ अधूरा लगता है शहजादे। फिर मैं क्या करता, लेकर चला आया। ये सुनकर कनीज की आंखें तुरंत सुर्खी माइल हो उठी। लिहाजा आलिया ने आगे बढ़कर जल्दी से उसे गले से कसकर लगा लिया था। फिर कशिश के गले मिली और दोनों सांस उसकी बलाएं लेने लगी थी। बहरहाल तस्करान यकायक चौंकते हुए मुलाजमाओं की जानिब देखकर बोला, आप लोग बाहर जाकर देखिए ना, कार की डिक्की में देग भरकर नफीस खीर, टोकरी भरकर पूरियाँ और ढेर सारे दीगर पकवान भी रखे हैं, उसे ले आइए। मुलाजमाएँ हंसती हुई तेजी से बाहर चली गई थी। बहरहाल उसी तरह हंसी खुशी के साथ गुजरते औकात में शादी के 3रे माह से ही दुल्हन आलिया को उल्टियाँ आने लगीं। लिहाजा पूरी हवेली पर खुशियों के बादल मंडलाने लगे। कनीज खुद उसे लेकर अब्बू अम्मी के साथ प्राइवेट लेडी डॉक्टर के पास जाती और चेकअप करवाती। घर में दोनों बहनें मुस्तैदी से उसकी ज़रूरी खिदमात के लिए पेश रहती। उसके मैके से भी उसके दादा दादी, चचा चची और वालदैन व भाई बहनों के कतार लगे रहे। सुबह शाम आलिया की देख रेख के लिए दाया भी मुकर्रर की गई थी। चुनांचे पूरे एहतियाती इक़दामात के साथ 9 माह 13 दिन पर आलिया के बतन से इब्राहिमी कुंबा को चांद जैसे 2 जुड़वां वारिस मिले, जिसके एवज रईस आज़म ख़ानदान को नसीब होने वाली खुशियों का तस्करा करने के लिए मेरे पास अल्फाज कम पड़ रहे हैं। अलबत्ता ये बता दूं कि 6ठे दिन तस्करान इब्राहिमी जब घर आए तो बच्चों का पैदाइशी बाल उतारने के बाद उसे नहलाया धुलाया गया, खूबसूरत मलबूसात ज़ेब तन किए गए। बेशुमार मेहमानान व गांव के दिगर मर्द व ख़ातीन की भीड़ में खड़े अख्तर हुसैन ने कहा, बड़े सरकार परपोते को क्या नाम देंगे हुजूर? जवाबन इब्राहिम सरकार ने हल्की मुस्कुराहटों के साथ करीब खड़े अपने पोता की आंखों में झांका तो तस्करान मुस्कुराकर बोला, मेरे ख्याल से माहिल इब्राहिमी व राहिल इब्राहिमी मुनासिब रहेगा दादाजान। इब्राहिम सरकार ने बुलंद आवाज़ में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह व माशा अल्लाह, बहुत खूब। कैसा रहा बेटे इस्माइल सरकार? वो जो बराबर मुस्कुराए जा रहे थे बोले, बहुत बेहतर अब्बा हुजूर, इसमें शक व शुबहात की गुंजाइश कहाँ। भले ही मैं बाप हूँ और आप जनाब दादा, लेकिन ओहदा और सलाहियत के एतबार से लख्त जिगर अजीज़ मोहतरम तस्करान इब्राहिमी का कद हम लोगों से कहीं ज़्यादा ऊंचा जो है, इस हक़ायक़ से भला किसे इनकार हो सकता है। अख्तर हुसैन जल्दी से बोले, बेशक, और तमाम मर्द व ख़ातीन ने हंसते हुए आमीन कहा। और दूसरे ही लम्हे तस्करान और उनके तमाम छोटे बड़े साले व मामूजाद भाइयों के अलावा सभी मर्द बाहर चले गए थे। तस्करान के नानिहाली कुंबे के तमाम बड़े छोटे अफराद छठी के मौके से मौजूद थे। खैर, ये घमाघमी भी ख़त्म हुई और अगले हफ्ते जब तस्करान सनीचर की शाम दरभंगा से घर आए तो उन्होंने मधुबनी में अपने ट्रांसफ़र का जिक्र किया। ये सुनकर उनके वालिदैन व दादा दादी को ही नहीं, उनकी बेगमात को भी बेहद
बेहद उलझन व परेशानी महसूस हुई, क्योंकि दरभंगा में रहकर जब भी उनका दिल चाहता शाम के वक्त आ जाते और अलस सबा चले जाते थे, मगर ये मधुबनी में मुकीम रहकर मुमकिन नहीं था। और देखा जाए तो हाई कोर्ट के जस्टिस हजरात तशकरान की कारकर्दगी और उनके ख्यालात से बेहद मुतासिर व मुत्तफिक थे, जिसकी वजह यह थी कि तशकरान इब्राहिमी मुकदमात का निपटारा इतनी तेज़ रफ्तारी व मुस्तैदी से करते थे कि ऊपर वाले भी दंग थे। तशकरान के मुताबिक किसी भी केस व मुकदमात का फैसला 10 माह के अंदर नहीं होना हम मुंसिफों की काहली और कोताही है, लिहाजा इस लेटर को ट्रांसफ़र ऑर्डर कम और रिक्वेस्ट ज़्यादा गर्दानी जाए। वालिदैन और दादा दादी को अगरचे इनकी कारकर्दगी पर फ़ख्र व खुशी महसूस हुई, ताहम दूसरी जानिब फ़िक्र भी लाहक हुई, क्योंकि अब बाबू की सूरत देखने के लिए लोगों को हफ्ता भर इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरी जो बात उन लोगों के जहन में आई वो थी उनकी हवेली की खिदमत गुजार की ज़रूरत, जिसके लिए कभी वो घर में अपनी ज़ुबान नहीं खोली थी। लिहाजा इब्राहिम व इस्माइल सरकार व दोनों बेगमात ने आपस में मशवरा किया तो इस नतीजे पर पहुँचे कि दुल्हन कनीज शायद अपने खाविंद के पास जाकर नहीं रह पाएंगी, क्योंकि ये वारसान जो आए हैं 2 माह में ही गोद पहचानने लगे हैं। और ये बात पूरी तरह सच भी है। उन दोनों नन्हे हजरात दूध तो अपनी अम्मी का पीते थे, लेकिन उन्हें आराम व सुकून उनकी दूसरी लाडली अम्मी कनीज़ फातिमा की गोद में मिला करते थे। इस बात पर घर के सभी मर्द व खातीन हैरत से खूब हंसा भी करते थे। खैर फाइनली ये तय हुआ कि जज साहब के साथ कशिश बानो जाएंगी, जो खामोशी के साथ नॉर्मल ज़िंदगी जिए जा रही थी। जज साहब का सरकारी रेसिडेंस काफ़ी वसी और कुशादा था और हनूज कशिश को जमीला बेगम के कोठे से लेकर काशाना इब्राहिम तक और अब जलालपुर की हवेली तक के सफ़र में कभी तशकरान के साथ घंटा भर भी तन्हा रहने का इत्तफाक नहीं हुआ था। उसी के बरक्स अब यहाँ शाम की इब्तदा होते ही 5 बजे से सुबह के 10 बजे तक वो अपने बावकार महबूब की कुर्बत में होती। वो इनके सर दबाती, पाँव दबाती, उनकी तमाम तर खिदमात अंजाम देती, लेकिन दरमियान में हया का पर्दा हायल होता। हालांकि हालात की मुनासबत से कशिश का मन होता कि छोटे सरकार उसे बतौर अपनी दास्ता ही इस्तेमाल करें तो भी उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन उनके सामने उसके इजहार की कुव्वत बिल्कुल नहीं थी। पता नहीं इसके बारे में वो क्या सोचेंगे, और ये लड़की किसी भी हालत में उनसे दूर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। कुल मिलाकर कशिश छोटे सरकार के वक़ार और उनकी अज़मत व पाकीज़ा मिजाजी की ज़बरदस्त कायल थी। लेकिन हाँ अब वो ये महसूस करने लगी थी कि उनकी उठने वाली निगाहें उसे कोई पैगाम दे रही हैं और उसकी ज़ात से मुतल्लिक उनके होठों पर आने वाले हर अल्फाज में पहले से कहीं ज़्यादा नरमी व तवज्जुहात के तासुर पिन्हा होते। लिहाजा कशिश अब खुद भी नए अंदाज और जोशीली मोहब्बत के साथ उनकी जानिब खिंचती जा रही थी। साहब आला की निस्बत इसके दिल में मौजज़न मोहब्बत और बुनियादी ख्वाहिशात तूफ़ानी सैलाब के बेरहम थपेरे की मानिंद उसके सब्र व ज़ब्त के बंद तोड़कर सर से गुजर जाने पर आमादा थे। चुनांचे उस रात तकरीबन 2 बजे वो अपने कमरे में, जो जज साहब के कमरे से मुल्हिक था, बेचैनी से करवटें बदल रही थी कि कहीं दूर किसी दरख्त पर बैठा पपिया अपनी बेतावाना आवाज़ में पी कहाँ पुकारने लगा। उसने एक लंबी अंगड़ाई ली और उठकर आगे बढ़ी। कमरे में ग्रीन बल्ब की रोशनी थिरक रही थी। वो टेबल के करीब गई जिस पर छोटे सरकार की मुस्कुराती हुई खूबसूरत तस्वीर रखी थी।
उसे दोनों हाथों से उठा लिया और एक लम्हा गौर से देखते हुए बड़बड़ाई, आपका कोई कसूर नहीं है मेरे आका, मैं खुद बदनसीब हूँ। चुनांचे उसने अपने जलते हुए रुखसार तस्वीर के होठों पर जो ही रखा, उसकी पलकों पर अश्क की मोतियाँ झिलमिलाने लगी। उसने फौरन अपने हवास दुरुस्त किए, तस्वीर पर लगे शीशा को अपनी आंचल से साफ किया और मजीद टेबल पर सजाकर बाहर निकली। आंगन के खामोश माहौल और चांद की सुनहरी रोशनी में वो बेचैनी से टहलने लगी। फागुन की मस्त सोख हवाएं उसके पूरे बदन को चूमने लगी। ऐन उसी वक्त तश्करान के कमरे का केवाड़ खुला और वो ठिठक कर एक लम्हा के लिए रुक गया। दोनों की निगाहें मिली तो तश्करान को हैरत हुई, मगर कशिश के होठों पर मामूली सी मुस्कान आकर चली गई। तश्करान ने प्यार से पूछा, शायद आपको नींद नहीं आई? वैसे तो कशिश कुछ बोली भी नहीं और तश्करान उसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर टॉयलेट की जानिब बढ़ गया। 5 मिनट बाद निकला तो देखा कशिश आहिस्ता आहिस्ता उसके कमरे की जानिब बढ़ी जा रही थी। ये जब अंदर दाखिल हुआ, कशिश उसके मुसहरी का पाया पकड़े मुखालिफ रुख खामोश खड़ी थी। अजीज़ मोहतरम जनाब तश्करान इब्राहिमी उसके बिल्कुल करीब जाकर बोले, कशिश, तुम्हारे मिजाज व हालात का तकाजा और तुम्हारे बुनियादी हकूक़ अब मुझे भी बेहद बेचैन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक और अहम फ़र्ज़ जो आपके ख़यालात व जज्बात के बमौजिब मुझ पर ही आयद होते हैं, उससे मैं गाफिल बना रहा हूँ। तश्करान ने आहिस्तगी से कशिश को बाहों में लिया तो उस नर्म नाजुक दोशीज़ा का जिस्म बेजान कैफियत में उनकी बाहों में झूल गया। कशिश की जानिब से ये खुद सपुर्दगी की अलामत थी, लेकिन तश्करान ने उसे अपने फ़र्श पर लेटाते हुए जज्बात से सुलगते लहजे में कहा, बस कल शाम तक का इंतज़ार कीजिए, सुबह मैं हाफिज़ अब्दुल करीम से बातें करता हूँ। वो अपने अल्फाज के साथ आगे बढ़कर टेबल से सिगरेट माचिस उठाकर सुलगाया और फर्श पर नीम दराज हुआ तो कशिश ने मुंह के बल लेटे उसकी कमर में दोनों बाहें डालकर अपना सर उसकी गोद में डाल दिया था। दूसरे दिन वाकई बाद नमाज इशा हाफिज़ अब्दुल करीम अपने मोहल्ले के 2 मुअज़्ज़िज़ हज़रात के साथ तशरीफ़ लाए और कशिश बानो को बज़रिया निकाह तश्करान इब्राहिमी की जौजियत में दाखिल कर दिया। सुबह जब तश्करान बेदार हुआ, अपने पहलू में कशिश को नहीं पाया। थोड़े ही तवक्कुफ के बाद रात की दुल्हन अपने महबूब सरताज के लिए एक गिलास पानी और लेमन टी लेकर सामने आई तो वो उठ बैठा, पानी पी और गिलास थमाकर नई बेगम का बगौर जायज़ा लेते हुए बोला, मुआशरे के जिन लोगों से मुझे शिकायत थी कि दौलत के ज़ोम में शरई आइन के सहारे वो सियाहकारी के मुर्तकिब होते हैं, मेरी ही तरह उनमें से कुछ अपने हालात और कुछ अपनी खैरखाहों की इनफरादी बेबसी के सामने तो सरनगू नहीं होते रहे हैं। एक तवील सांस लेकर उसने मज़ीद कहा, जो भी हो जान, आज मैं ख़ुद को बिल्कुल हल्का फुल्का महसूस करता हूँ। अब मैं एक मुकम्मल इंसान हूँ और आप लोगों को पाकर तमाम उम्र के लिए आसूदा हो चुका हूँ। 15 दिनों बाद 2 शब के लिए तश्करान जब घर गए तो तन्हा थे। कशिश महल्ले की एक मुलाजमा के साथ ही रेसिडेंस पर थी। घर के लोगों ने उसके साथ में न आने की वजह से एतराज़ किया तो वो मुस्कुराकर खामोश रहा। लेकिन 4 माह बाद जब लंबी सरकारी छुट्टी पर तश्करान कशिश को लेकर घर आए तो उसकी बदली हुई रंगत व दिलकशी ने उसकी मौजूदा ज़िंदगी के हक़ाइक़ की चुगली कर दी। लिहाजा दादी जान ने अपनी बहू मसव्वरा बेगम और मुस्कुराती हुई कनीज़ के सामने नहायत ही खुलूसियत के साथ
राजदाराना तौर पर कशिश से पूछा कि लगता है बेटी कशिश, छोटे सरकार की खास इनायतें रही हैं तुम पर। तो वो जवाबन सर झुकाकर किसी मुजरिमा की मानिंद बोली, दादी जान, मैं छोटे सरकार की ख्वाहिशों के सामने मजबूर हो गई, लिहाजा उनके निकाह में आ गई। दादी जान ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं कशिश बेटी, मेरा पोता दरअसल तुम्हारी बेबसी के सामने हार गया। बहरहाल हम खुश हैं। तब बेगम इस्माइल ने कहा, मेरे लख्त जिगर ने जो भी किया है ये वक्त और हालात का तकाजा था कशिश बेटी। सबों के होते हुए भी जिंदगी की राह पर तुम तन्हा थी, ये हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था। बस हमारी तुमसे एक ही दरख्वास्त है कि तुम अपने वतन पर पूरा कंट्रोल रखना। कशिश ने फौरन कहा, आप लोग इत्मीनान रखें अम्मी जान, ये बात पहले ही दिन से मेरे जहन में मौजूद है और हमेशा रहेगी। क्योंकि रईस व उमरा हों या कोई शहनशाह वक्त, उनके घरों में होने वाले फितना व फसाद की हकीकत से मैं पूरी तरह आशना हूँ, जो दो से ज़ायद बीवियों की औलादों की वजह से ही होती आई हैं। कनीज़ ने कहा, वाह बहुत खूब आपी, और जल्दी से अपने होंठ उसके गाल पर रख दी। बाकी दोनों सास बहुओं ने कशिश की बलाएं लेकर उसकी पेशानी चूम ली थी। अलग अलग 2 कमरों में आराम फरमा रहे इब्राहिम सरकार व इस्माइल सरकार को जब उनकी बेगमात ने आगाह किया तो वो बिल्कुल नहीं चौंके, और दोनों ही ने एक ही तरह की बातें अपनी अपनी बेगमात से कही। अगर हमारी औलाद की कमर में इतनी ताकत मौजूद है कि वो एक से ज़्यादा बीवियां रख सकें तो इसमें हर्ज ही क्या है। इस्माइल सरकार ने कहा था, वैसे कशिश बानो की ज़िंदगी इनके लिए एक तकाजा थी बेगम, जिसे पूरी करके उन्होंने कार्य खैर किया है। बस आप लोगों को चाहिए कि इस बात को बेवजह मुश्तहर करने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसे हो रहा है होने दीजिए, वो कोई तिफल मुक्तब नहीं है। इसी तरह तीसरे कमरे में आलिया और कशिश बानो एक साथ सोई खुसुर फुसुर कर में मसरूफ़ थी, और चौथे कमरे में कनीज़ दोनों बच्चे के साथ थी। तश्करान जब दाखिल हुए, तीनों माँ बेटों को देखकर प्यार से मुस्कुराए और दूसरे बेड पर लेटे तो कनीज़ फौरन पास आ गई। उसने कहा, आज जो कुछ आपने अपनी मर्जी से किया, मैं बहुत पहले इल्तिजा करना चाहती थी कि आप ही की ज़िंदगी और इनकी तमाम तर ज़रूरियात का ख्याल भी आपको ही रखना होगा सरताज। लिहाजा पोशीदा तौर पर उन्हें भी अपना लें, लेकिन डर से नहीं बोली। तश्करान अपनी बीवी की बातें सुनकर धीरे से हंस पड़ा। अरे वाह, आपको डर भी लगता है? शौहर की नाराज़गी का डर बीवी को नहीं होता क्या? हाँ होता होगा, मुझे नहीं मालूम। हमारे यहाँ तो कभी कभी देखता हूँ अम्मी जान ही अबू पर भड़क उठती हैं। दोनों हंस पड़े। फिर तश्करान ने कहा, अब तो आप मुतमईन हैं ना? जी पूरी तरह। वो दिलफरेब मुस्कुराहटों के साथ अपने शौहर की बाहों में समा गई। फिर उसी रात तकरीबन 1 बजे तश्करान जब आलिया के कमरे में गए, वो कशिश के साथ बेदार ही थी। उसे देखते ही कशिश फुर्ती से उठकर खड़ी हो गई। तश्करान ने कहा, लगता है आप लोगों को नींद नहीं आ रही है। कशिश शोख मुस्कुराहट के साथ बोली, आलिया बीवी को आपका इंतज़ार था, इसलिए गप मारने के वास्ते मुझे ज़बरदस्ती रोके हुई थी। आलिया ने हंसते हुए जल्दी से कहा, बाजी झूठ मत बोलिए। कशिश हंसती हुई बाहर चली गई और आलिया बिस्तर की चादर बदलने लगी थी। मुअज़्ज़िज़ हज़रात व ख़ातीन, यहाँ कहानी कनीज़ मुकम्मल हुई। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।